हो गया। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। समास चैप्टर का नाम है समास। देखो तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समास देखो, समास क्या चीज है, तो कह रहा है कि पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। अब समास में जो है पद दो होता है, देख लीजिए। समास में पद कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। पहला हो गया पूर्व पद, दूसरा हो गया उत्तर पद, यानी दूसरा पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पदों के मेल, यानी जब पदों के मेल हो गया तो एक पद से अधिक होगा, एक पद से अधिक होगा तभी पदों हम बोल सकते हैं। पदों के मेल को समास कहा जाता है। और समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, उदाहरण में दिए हुए हैं मन मुटाव। मन मुटाव, इसको यदि हम तोड़ेंगे ये शब्द को, ये हमारा दो भागों में बट जाएगा, मन जोड़ मुटाव, मन जोड़ मुटाव। तो पहला पद हमारा हो गया, पहला पद यानी पूर्व पद, पूर्व पद हो गया मन, उत्तर पद हो गया मुटाव, ठीक है। मन मुटाव यानी दो पद को मिला दिए। पहले भी हम बोले हैं पदों मतलब एक से ज्यादा पद, तो यहाँ हमारा कितने पद मिल रहे हैं? दो पद, यानी समास में कम से कम दो पद होता है, ठीक है। तो पहला पूर्व पद हो गया मन और उत्तर पद हो गया मुटाव, दो पदों की मेल हुआ है तभी ये हमारा बन पाया है समास। ठीक उसी तरह है राजकन्या, ठीक है। राजकन्या, राजकन्या में देख लीजिए, पूर्व पद हो गया राज, उत्तर पद हो गया कन्या, ठीक है। पूर्व पद राज, उत्तर पद कन्या। इसमें भी कितने पद मिला हुआ है? दो पद मिला हुआ है। दो पदों के मेल से बना हुआ है, समास कहते हैं। इसका परिभाषा हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, या फिर दो पद जिसको मिला दिया जाए तो वो समास बन जाता है। परिभाषा अनेक तरह से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पदों के मेल को समास कहते हैं, ये सबसे सटीक और बेस्ट परिभाषा हो गया। अब देखिए, अब समास के जो है मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, पहला तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद होता है द्वंद्व समास, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हो गया द्वंद्व समास, चौथा हो गया द्विगु समास, ठीक है। चौथा हो गया द्विगु समास। चलिए समझ गए, चौथा क्या हो गया? द्विगु समास। चलिए चौथा द्विगु हो गया। अब हम पांचवा देखेंगे। पांचवा हो गया अवयवी भाव। पांचवा समास है अवयवी भाव समास, ठीक है। छठा में आ गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो हम लोग जान गए हैं समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास। अब हम लोग समास के 6 भेद का नाम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, हम लोग तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, या फिर तत्पुरुष समास का विग्रह हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं तत्पुरुष समास क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए। देख लीजिए, सबसे पहला भेद होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तो जिस समास में, ध्यान से देखिएगा, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद यानी दूसरा पद, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे इसका देख लीजिए, तत्पुरुष समास है ना,
एक बार देख लीजिए, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हो गया राजपुत्र, राजपुत्र पहला पद हो गया राज, उत्तर पद हो गया पुत्र। ठीक है, पहला पद राज, उत्तर पद पुत्र। तो यहाँ प्रधानता हो रही है, पुत्र की प्रधानता हो रही है। अब देखिए कैसे कह रहा है, राजपुत्र। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। यहाँ पुत्र की प्रधानता इसलिए हो रही है, किसका पुत्र? राजा का पुत्र। अब राजा के पुत्र के जगह किसी लेबर क्लास का भी पुत्र हो सकता है ना, किसी मजदूर का भी पुत्र हो सकता है, किसी डॉक्टर का भी पुत्र हो सकता है, इंजीनियर का भी पुत्र हो सकता है, या किसी गरीब किसान का पुत्र हो सकता है। तो यहाँ प्रधानता हो रही है, पुत्र की प्रधानता हो रही है, उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, इसीलिए इसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, राजा का पुत्र। अब देखिए नेक्स्ट, राजकन्या। राजकन्या किसकी कन्या? राजा की कन्या। इसको यदि हम विग्रह करके तोड़ेंगे राजकन्या को तो हो जाएगा राजा की कन्या। कन्या का अर्थ होता है बेटी। ठीक है, कन्या का अर्थ होता है बेटी। तो राजकन्या किसकी कन्या? तो राजा की कन्या। यहाँ कन्या की प्रधानता हो रही है, उत्तर पद की प्रधानता हो रही है। ठीक है, इसीलिए राजकन्या में कौन सा समास हो गया? तो तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना? चलिए ठीक, अब हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए इधर देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कारक में नजर कुछ समय देखेंगे, कारक पे झलक डालेंगे। ठीक है, अब चलिए ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा आप लोग को। देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ झलक जो है कारक में हम देखेंगे। कारक, हिंदी में कारक आप लोग पढ़े होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं। देख लीजिए ध्यान से, कारक के 8 भेद। ठीक है, कारक के 8 भेद। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। ठीक है, उसके बाद होता है कर्म कारक, करण कारक, इसके बाद हो जाएगा आपको संप्रदान कारक। ठीक है, उसके बाद आपादान कारक, है ना, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, संबोधन। कौन आ गया? अच्छा छोड़ो, वीडियो नहीं कटा, छोड़ो। देखो संबोधन आ गया, है ना। अब कर्ता ये 8 कारक होता है, ध्यान से देखिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। इससे क्या होगा, आपको कर्ता का टोटल कारक जो याद हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, कर्ता में से सबसे पहला और लास्ट हटा देना। ठीक है, सबसे पहला और लास्ट हटा देना है। ठीक है, चलिए पहला और लास्ट हटा दिए हैं, तो अब क्या बच गया हमारा? कर्म। कर्म से बच गया है, कर्म से बच गया है। तो ये सभी के आगे जो है हमको कारक, सभी कारक के आगे क्या करना है? क्या करना है? तत्पुरुष जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है? तत्पुरुष जोड़ देना। देख लीजिए, अब इसको ऊपर करके लिख दे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, दिखेगा भी सही से। देखिए कारक के हम सबसे पहला भेद कर्ता यदि हम छांट देते हैं तो कर्म से बच गया, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, है ना, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कितने हो गए? कितने हो गए? देख लीजिए 6 हो गया ना। तो तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन? देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। सबके आगे हम क्या करेंगे, तत्पुरुष जोड़ देना है, ठीक है। सबके आगे तत्पुरुष जोड़ देना है। तो तत्पुरुष समास के आप लोग भेद समझ गए, 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष, सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। अब हम ये जानेंगे कर्म तत्पुरुष क्या होता है। देखिए सबसे पहला भेद, चलिए तत्पुरुष समास का सबसे पहला भेद हो गया कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का देखिए कर्म कारक का पहचान होता है को, कर्म कारक का पहचान होता है को। तो यहाँ तत्पुरुष समास में इसका पहचान हो गया को, यानी जब हम समास को विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसका विग्रह में को आ जाएगा बीच में। देख लीजिए जैसे हो गया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त किसको कहेंगे, जो स्वर्ग को प्राप्त किया है, अपने कर्म से जो स्वर्ग को प्राप्त किया उसी को स्वर्ग प्राप्त कहेंगे ना। तो इसका यदि स्वर्ग प्राप्त को हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, जो स्वर्ग को प्राप्त किया है उसी को हम लोग स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हम देख रहे हैं स्वर्ग प्राप्त को हम यदि विग्रह किए हैं तो विग्रह में बीच में हमारा को आ रहा है ना, बीच में हमारा को आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म का पहचान होता है, कर्म का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को आया ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इसका उदाहरण, और दूसरा तीसरा चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार। अब हम चिड़ी मार किसको कहेंगे, जो चिड़िया को मारेगा उसी को चिड़ी मार कहेंगे ना। तो चिड़ी मार का हो जाएगा विग्रह चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला, इसका विग्रह हो गया। अब हम विग्रह किए, इसमें भी हम देख रहे हैं को लगा हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो गया, ठीक है। देखिए सिर तोड़, सिर तोड़ क्या हो जाएगा, सिर को तोड़ने वाला, ठीक। चलो देखो, देखिए आप लोग, पहला तत्पुरुष समास का पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष, पहला भेद होता है तत्पुरुष का कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को, यानी जब हम समास को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो बीच में हमारा को यदि आएगा तो हम समझ जाएंगे वो हमारा कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। जैसे देख लीजिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, है ना, बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अब चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जो चिड़िया को मारेगा उसी को हम लोग चिड़ी मार कहेंगे। तो यदि हम चिड़ी मार का विग्रह करते हैं तो हमारा हो जाता है चिड़िया को मारने वाला, विग्रह में को आ रहा है, कौन तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, बीच में को आ रहा है ना, ये भी हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अब जहां भी कर्म तत्पुरुष होगा आप लोग समझ जाएंगे, विग्रह में को आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। चलिए अब हम लोग आगे जा रहे हैं, अब आगे आ जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा कर्म तत्पुरुष, देखिए कर्म तत्पुरुष, करण का पहचान क्या होता है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, इसका पहचान आ जाएगा से, यानी जब हम समास को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, बीच में से आएगा, वो हो जाएगा करण तत्पुरुष। देख लीजिए जैसे हो गया रस भरा, ठीक है, रस भरा। तो रस भरा हम किसको कहेंगे, जिसमें रस भरा हुआ है उसी को रस भरा कहेंगे ना। तो रस भरा, इसका विग्रह हो जाएगा रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, क्या रस उसी में भरा हुआ कि निकल गया उससे, रस उसी में भरा हुआ है, तभी हम रस भरा कह सकते हैं, रस से भरा हुआ, ठीक है। से आ गया बीच में करण तत्पुरुष, है ना। मतदाता, मतदाता क्या हो जाएगा, मत से दाता, मत से दाता, मतदाता से आ रहा है बीच में, ठीक है। चलिए आप देखिए हस्तलेखन, हस्तलेखन, हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्त का अर्थ होता है हाथ, लेखन का अर्थ होता है लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ हो जाएगा हस्तलेखन, ठीक है। चलिए हस्तलेखन, इसमें भी से आ रहा है, कौन समास हो गया, करण तत्पुरुष, कौन समास हुआ, करण तत्पुरुष। चलिए अब रस से भरा हो गया, मतदाता, हस्तलेखन,
अब इसी तरह यदि सेंटेंस रहेगा तो समझ जाएंगे। चलिए एक और देख लीजिए, पत्र लेखन है ना, पत्र लेखन कहिए या फिर पद दलित भी कहिए, पद दलित भी कह सकते हैं। पद दलित क्या हो जाएगा, पद से दलित, पद से दलित, पद दलित। सब में हम देख रहे हैं बीच में से आ रहा है, और से आ रहा है तो एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हो रहा है, तभी हुआ कर्म तत्पुरुष। हस्त लेखन, हाथ से लेखन यानी हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा कर दीजिए, लिखा हुआ और अच्छा रहेगा। अब हाथ से हम कोई चीज लिखे हैं तो हमारा हाथ अलग नहीं ना हो रहा है, हाथ तो हमारे पास ही है ना, क्या अलग हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। तो हम हाथ से लिख रहे हैं, हाथ हमारा क्या हुआ, लिखने का साधन हुआ, क्या हुआ, लिखने का साधन हुआ। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, करण तत्पुरुष से होता है, करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से, और ये साधन के लिए उपयोग किया जाता है। करण तत्पुरुष से का अर्थ किसके लिए उपयोग किया जाता है, साधन के लिए। जैसे रस से भरा, रस भरा, ठीक है। मत से दाता, मतदाता यानी मतदाता कहने अनुसार वोट को मतदाता कहते हैं। यानी मेरा इच्छा हुआ कि हम जिसको अपनी स्वेच्छा से वोट, अपना कीमती वोट बहुमूल्य जिसको दे सकते हैं, देना चाहते हैं, इसको दे देते हैं, मतदाता है ना। मत का दाता, मत से दाता यानी मत को क्या करते हैं, किसी की तरफ हम डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मत अलग हो गया, वो नहीं, इच्छा हुआ हम किसी को सपोर्ट करना तो वो कर सकते हैं। उसी प्रकार हस्त लेखन, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो से है, ये करण तत्पुरुष का से जो है ये साधन के लिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, करण के बाद आ जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तीसरा आ गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान देखिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका चिन्ह आ जाएगा के लिए। जिसका भी, जिस समास का भी विग्रह में आ जाएगा के लिए, वो हमको समझ जाना है कि संप्रदान तत्पुरुष है। अब देखिए जिस तरह हो जाएगा पुत्र शोक, पुत्र शोक, देखिए तत्पुरुष समास का कोई भी भेद होगा, तत्पुरुष समास का कोई भी भेद होगा, सब में उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास के छबो भेद में किसकी प्रधानता होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी। फर्क बस ये है कि विग्रह में हमको कारक का चिन्ह देख लेना है, जिस कारक का चिन्ह रहेगा उसी में तत्पुरुष जोड़ करके तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जैसे हो गया पुत्र शोक, पूर्व पद हो गया पुत्र, उत्तर पद हो गया शोक। अब यहाँ प्रधानता हो रही है शोक का, तालब शोक और शोक, शोक मतलब होता है चिंता, ठीक है, शोक का मतलब होता है चिंता। तो यहाँ किसके लिए शोक किया जा रहा है, किसके लिए शोक किया जा रहा है, पुत्र के लिए शोक किया जा रहा है, तभी ना पुत्र शोक हुआ। अब पुत्र शोक के जगह कोई और शोक भी आ सकता है ना। मान के चलिए किसी की माता छोड़कर चली जाती है तो मातृ शोक हम बोल सकते हैं, माता छोड़ के चली गई तो मातृ के लिए, माता के लिए शोक मनाएगा। पिता छोड़ के चले गए तो पितृ शोक भी हो सकता है ना। इसी तरह से यहाँ पुत्र के लिए शोक हो रहा है, तो इसका यदि हम विग्रह करेंगे ये हमारा हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, ठीक है, पुत्र के लिए शोक। तो किसकी प्रधानता हो रही है, शोक की प्रधानता हो रही है। पुत्र के जगह किसी का भी जिससे उसको पीड़ित होगा, दुख होगा, उसके लिए वो शोक कर सकता है, तो आपकी उत्तर पद की प्रधानता हो रही है। लेकिन इसमें चिन्ह हम देख रहे हैं कि कारक का जो है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह है तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया पुत्र शोक। आप देखिए रसोई घर, रसोई घर, तो अब रसोई घर हम किसी को नहीं कह सकते हैं, जहां हम सोते हैं उस घर को रसोई घर नहीं कह सकते हैं। जिसको हम पर्सनली रसोई के लिए ही बनाए हैं, उसमें सिर्फ रसोई का ही हमारा काम होगा, उसी के लिए, उसी को हम लोग रसोई घर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका यदि हम विग्रह कर लेंगे तो वो हो जाएगा रसोई घर, रसोई के लिए घर। देख लीजिए रसोई के लिए घर क्या हो गया, ये रसोई घर, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं इसको स्नान घर, स्नान घर, स्पेशलिस्ट वो स्नान के लिए ही बनाया जाता है वो रूम, तभी हम उसको स्नान घर कह सकते हैं। तो इसका भी हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्नान के लिए घर, रसोई के लिए यहाँ घर छूट गया, चलिए स्नान के लिए घर। अब हम देख रहे हैं कि सभी में हमारा के लिए आ रहा है विग्रह में, तो कौन तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष,
ठीक है, इसमें और बता दे, समझ जाइएगा ना। चलिए ठीक, देखिए एक कुछ अटपटा सा इस तरीका से भी आ सकता है, जैसे हो गया गौशाला, ठीक है, गौशाला, शौचालय, ये सब भी आ सकता है ना। चलिए फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। तो गौ मतलब हो गया गाय, गौ मतलब गाय, शालय का अर्थ यहाँ आलय हो जाएगा, आलय मतलब होता है घर, तो गाय के लिए आलय कहिए या शालय कहिए बात बराबर है, गाय के लिए आलय बराबर हो गया गौशालय, ठीक है। उसी प्रकार यदि कह देगा, हंसिएगा नहीं, शौचालय, ठीक है, शौचालय, तो इसको भी वही हो गया, शौच मतलब होता है पैखाना, जिसको मलमूत्र कहते हैं, है ना। शौच मतलब हो गया मलमूत्र, आलय मतलब हो गया घर। तो जहां हम लोग मलमूत्र त्याग करके आते हैं, जहां मलमूत्र त्याग करके आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं शौचालय। तो शौच के लिए आलय बराबर शौचालय, ठीक है, समझ गए। तो चलिए ये हमारा तीसरा संप्रदान तत्पुरुष हो गया है। अब आगे चलेंगे फिर संबंध तत्पुरुष में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष देखिए चौथा, संबंध तत्पुरुष, जिसको कारक का, इससे पहले आप लोग कारक का भेद एक बार उसका चिन्ह सहित याद कर लीजिएगा, ये आसान हो जाएगा। अब देखिए संबंध तत्पुरुष आया तो संबंध कारक में चले जाइए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का की के रारी रे, ठीक है, संबंध का की के रारी रे। चलिए तो इसका पहचान चिन्ह आ गया, इसमें बीच में रहेगा का की के, ठीक है, रारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल इतना ही इसमें काफी रहेगा। अब संबंध हो गया, जैसे हो गया राजकन्या, राजकन्या, सब में उत्तर पद की प्रधानता हो रही है। कन्या बताए थे, किसी कन्या, तो राजा की कन्या, है ना, किसी कन्या, राजा की कन्या, प्रधानता उत्तर पद की ही होगी। बस हमको फर्क ये देखना है कि बीच में क्या आ रहा है, विग्रह करते समय बीच में क्या आ रहा है, जो चिन्ह आएगा कर्ता को पढ़ करके वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो राजकन्या क्या हो जाएगा, राजा की कन्या, राजा की कन्या, राजकन्या की आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। तो ये कौन तत्पुरुष हो गया, संबंध तत्पुरुष। देखिए राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र की प्रधानता तो हो रहा है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है तो कौन किसका चिन्ह आ रहा है, काकी के संबंध का चिन्ह आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा फिर राजभवन, राजभवन, देखिए भवन, इसको यदि हम अलग करते हैं तो राज मतलब राजा, भवन मतलब महल, भवन मतलब महल। अब ये भवन जो है ये राजा का ही भवन नहीं, किसी का भी भवन हो सकता है ना, मेरा आपका किसी का भी भवन हो सकता है। तो भवन का अर्थ होता है महल, तो प्रधानता यहाँ भवन की हो रही है, उत्तर पद की हो रही है, लेकिन किसकी भवन, तो राजा की भवन, किसकी भवन, राजा की भवन, ठीक है। देखिए राजा की भवन, चलिए राजा की भवन, राजभवन, है ना। तो बीच में क्या आ रहा है, की आ रहा है ना, की आ रहा है, तो राजा की भवन यानी राजभवन क्या हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। चलिए राजभवन, राजा की भवन, भवन की का कर दीजिए बेटर रहेगा, राजा का भवन। चलिए इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हो गया अन्यदान, चलिए काफी है संबंध के लिए, ठीक है। राजभवन, राजा का भवन, जहां भी हम लोग का की के देख लेंगे वो समझ जाएंगे कि संबंध तत्पुरुष है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। पांचवा है कि छठा है, क्या हुआ रे, क्या हुआ, पांचवा है ना। चलिए अधिकरण तत्पुरुष,
ठीक है। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, बोलो जोर से बोलो। हाँ, में या पर, ठीक, में या पर। देखिए अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है, नहीं अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, तो अधिकरण तत्पुरुष आ गया बीच में, समास आ गया। अधिकरण समास का ही है, अधिकरण तत्पुरुष समास की एक ही बात हुआ। तत्पुरुष लगाना तो तत्पुरुष भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो समास ही ना। चलिए अधिकरण तत्पुरुष में या पर। अब इसमें देखिए क्या करना आप लोग को, जिस समास का विग्रह में आएगा या फिर पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे हो गया दानवीर, ठीक है, दानवीर। अब दानवीर हम किसको कहेंगे, जो दान में वीर रहेगा, यानी जो है दान बहुत ज्यादा करेगा, जितनी आप कामना करते हैं उससे अधिक दान करेगा, उसी को हम लोग दानवीर कह सकते हैं, ठीक है, दानवीर। तो दान में वीर बराबर हो गया दानवीर, ठीक है। चलिए कर्मवीर, कर्मवीर क्या हो जाएगा, कर्म में वीर, जो बहुत कर्म करेगा उसको कर्म का वीर कहा जाता है, यानी कर्मवीर कहा जाता है। कर्म में वीर हो गया कर्मवीर, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए उसी तरह हो जाएगा ध्यान मग्न, यानी जो किसी भी चीज में ध्यान अपना लगा दे उसको हम लोग कह सकते हैं ध्यान मग्न। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, ठीक है। ध्यान मग्न ये हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह होता है में या पर। जहां भी हम समास का विग्रह में देख लेंगे में या पर लगा हुआ है तो वो हम समझ जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आ जाना है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष लास्ट तत्पुरुष है ये। अब इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, इसका भी चिन्ह आएगा से, करण का भी चिन्ह आया था से और अपादान का भी चिन्ह आ रहा है से। फर्क क्या है दोनों में, करण का जो से था वो मिला हुआ था, जुड़ा हुआ था, लेकिन अपादान का जो से है ये जुदाई के लिए आ जाएगा, है ना। किसके लिए आएगा, जुदाई या अलगाव, यानी अलग होने का जब अर्थ आएगा तब हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा, भूमिहीन, क्या हो जाएगा, भूमिहीन। तो भूमि मतलब धरती होता है, सबको पता है। हीन का अर्थ होता है से रहित, हीन का अर्थ होता है से रहित, यानी जो चीज जिसको नहीं है उसको हम हीन बोल सकते हैं, उससे वो अलग है। अब यदि किसी को जमीन नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं कि भूमिहीन है ये, यानी भूमि से, धरती से अलग, जमीन इसको है ही नहीं तो भूमिहीन। इसको यदि हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूमि से हीन, भूमि से हीन। यहाँ भी देखिए से आ रहा है बीच में, लेकिन से के बाद हीन आ रहा है ना, यानी इसको क्या है, भूमिहीन, भूमि से हीन, जमीन से अलग हो रहा है, ये भूमि से अलग हो रहा है। उसी प्रकार हो जाएगा भूमिहीन हो गया। चलिए एग्जाम्पल नेत्रहीन कह दीजिए आप लोग, देखिए नेत्रहीन, ठीक है, नेत्रहीन। अब यदि कोई व्यक्ति अंधा है, वो क्या हुआ, आंख से अलग हो गया ना, वो नेत्र से अलग हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। देखिए से इसमें भी आ रहा है लेकिन ये अलगाव के लिए आ रहा है, नेत्र से हीन, नेत्र से अलग हो रहा है, अलगाव के लिए आ रहा है, ठीक है, नेत्रहीन। चलिए राजभ्रष्ट, राजभ्रष्ट। अब कोई राजा यदि वो अपना व्यक्तित्व से पीछे हट रहा है, अपना व्यवहार खराब कर लिया, उसको क्या कर रहा है, राज से निकाला जा रहा है, या राज का राजा हो गया या फिर उसका कोई भी दरबारी हो गया, यदि वो अपना कर्तव्य से पीछे हट रहा है तो उसको जो है राज से निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं राजभ्रष्ट हो गया ये। तो राजभ्रष्ट का अर्थ हो गया राज से निकाला जाना, ठीक है, राज से भ्रष्ट, राजभ्रष्ट, राज से इसको क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। तो फर्क इतना ही हो गया है। अपादान में से का अर्थ होता है अलग के लिए, देखिए सबसे अलग हो रहा है, भूमिहीन भूमि से अलग हो रहा है, नेत्रहीन नेत्र से अलग हो रहा है, राजभ्रष्ट राज से अलग हो रहा है ना।
ये आप लोग का जो है तत्पुरुष समास हो गया है। अब हम लोग आगे जाएंगे कर्मधारय समास में। चलिए हाँ रोक के वीडियो रोक के अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बार से आप लिख लेगा। चलिए अब दूसरा समास, तत्पुरुष समास हो गया, 6 वेद उसका क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग किस में जा रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। थोड़ा देर हम रुक जाएंगे, ध्यान नहीं दिए थे हम लोग, आप नहीं लिख रहे हैं इसीलिए। कर्मधारय समास देख लीजिए, लिखिए कर्मधारय समास हेडलाइन बनाइए इस तरीका से, थोड़ा फास्ट नहीं कीजिएगा। कर्मधारय समास तत्पुरुष हम फिर से एक बार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया कर्मधारय समास है ना, लिखिए जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा कोमा कर दीजिए यहाँ, तथा पूर्व पद विशेषण, ठीक है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो, संज्ञा या विशेषण कर दो, पहला पद संज्ञा या विशेषण हो। चलिए संज्ञा या विशेषण, कर्मधारय समास कहा जाता है। लिख रहे हैं ना, हो गया। देखिए जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद, यहाँ उत्तर लगा दीजिए, और उत्तर पद है ना संज्ञा तथा विशेषण हो, ऑब्लिक है ना, उत्तर पद संज्ञा तथा विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, कर्मधारय समास में भी प्रधानता उत्तर पद की ही होगी, बस फर्क इतना है कि जो पहला पद है वो विशेषण होगा, पहला पद विशेषण होगा, और उत्तर पद जो है वो संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है, उसे कर्मधारय समास मान लेंगे हम। जैसे हो गया नवयुवक, एग्जाम्पल देखिए, नवयुवक
तो पहला पद इसमें हो गया नब। पहला पद क्या हो गया? नब। नब मतलब होता है नया या जवान भी कह सकते हैं, ठीक है। नब मतलब हो गया नया, जो कि विशेषण है, किसी के बारे में बता रहा है, गुण उसका बता रहा है। युवक मतलब हो गया व्यक्ति, युवक मतलब व्यक्ति, यंग व्यक्ति, जवान व्यक्ति, ठीक है। तो इसका हो गया नव युवक। नब है जो युवक, नब है जो युवक, देख लीजिए, नव है जो युवक, नव युवक, ठीक है। महात्मा, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, महात्मा। तो पहला शब्द हो गया इसमें पूर्व पद हो गया महान। महा मतलब महान, इधर देखिए, महा का अर्थ हो गया यहाँ महान, आत्मा मतलब आत्मा। महान है जो आत्मा, महात्मा का अर्थ हो जाएगा महान है जो आत्मा, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, लिखिए। महान है जो आत्मा, ठीक है। हो गया, चलिए ऊपर मिटा दे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, नीलकंठ। नीलकंठ, पूर्व पद हो गया नील, उत्तर पद हो गया कंठ। तो नीलकंठ किसको कहेंगे? जिसका कंठ नीला होगा, है ना। जिसका कंठ क्या होगा? नीला होगा, उसको क्या कहेंगे? नीलकंठ। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो, नहीं, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, जिसका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। नीला है जो कंठ नीलकंठ, या नीला है जो कंठ, जिसका भी कह सकते हैं। कंठ जिसका कहेगी तो वो उस प्रकार से जो है बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, ये वो भी आगे बता देंगे। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अब, धर्मात्मा। क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। धर्म है जो आत्मा, धर्म है जो आत्मा, उसको कहेंगे धर्मात्मा, ठीक है। उसी प्रकार यदि कहेगा पुण्यात्मा, ध्यान से सुनिए, पुण्यात्मा, पुण्य है जो आत्मा, पुण्यात्मा, ठीक है। एक चीज और आ जाइए, घनश्याम। घनश्याम, देखिए घनश्याम, इसका हो जाएगा घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। यहाँ श्याम का अर्थ होता है काला, श्याम का अर्थ क्या होता है? काला। घन के समान श्याम, देख लीजिए। घन के समान श्याम, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, पहचानने का ट्रिक है ये, ट्रिक यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए ट्रिक, अब हम जो विग्रह किए हैं, नव युवक, नव है जो युवक, है जो आ गया है, आया है ना। महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या आया है विग्रह में? बोलिए, है जो, ठीक है। नीलकंठ, नील है जो कंठ, है जो आया है ना। लेकिन एक में हम अलग देख रहे हैं, घन श्याम, घन के समान श्याम आया है, के समान, बीच में क्या आया है? के समान। तो ट्रिक याद रखिएगा, जिसका विग्रह में, ठीक है, या समास विग्रह कर दीजिए, समास विग्रह में, ठीक है, यानी जिसका, जिस समास का हम विग्रह करेंगे उसमें आ जाएगा है जो। ध्यान दीजिए, है के बाद जो आना चाहिए, ठीक है जो। दूसरा आ गया के समान, के समान, ये ट्रिक है। जिस समास का विग्रह में है जो आएगा या के समान आएगा, तो उसको हम बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके कर्मधारय समास मान लेंगे, 100% सही होगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, 100% सही होगा। ये कैसे पहचानेंगे? कर्मधारय कैसे पहचानेंगे? जिस समास का विग्रह में बीच में आ जाएगा है जो, क्या आएगा? है जो या के समान, उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए लिखिए,
लास्ट में ट्रिक लिख दीजिए, लास्ट में। हो गया? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। तत्पुरुष समास के लिए बस इतना याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के लिए जो पहले पढ़ाए थे, जिस समास का विग्रह में कारक का कोई भी चिन्ह आ जाए, कारक का कोई भी चिन्ह आ जाए, यानी किसी भी कारक का चिन्ह आ जाए तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास मान लेंगे। ठीक है? जिस समास के विग्रह में कारक का कोई भी चिन्ह आ जाएगा उसको क्या मानेंगे? तत्पुरुष समास मानेंगे। अब फर्क इतना देखना है कि याद कर लेंगे, जैसे से आया है तो कर्ता ने कर्म से, सॉरी कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। के लिए आ रहा है बीच में, जैसे हो गया रसोई घर के लिए आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए, संप्रदान आ रहा है ना, संप्रदान कारक तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ठीक है ना आसान? यदि कारक का चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है? उसके बाद हम जब कर्मधारय में आ जाएंगे तो कर्मधारय का जब भी समास विग्रह में है जो आएगा या फिर के समान आ जाएगा, है जो के समान, ये दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे जाते हैं। हो गया ना? ठीक। अब इसके बाद है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व मतलब होता है के बीच। ठीक है? द्वंद्व मतलब के बीच, यानी दो के बीच। तीसरा समास द्वंद्व। पुराने जमाने में जब कहीं युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, तो उस समय कहता था द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व युद्ध मतलब दो व्यक्ति के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है? तो द्वंद्व का अर्थ हो गया दो के बीच। द्वंद्व का अर्थ क्या हो गया? दो के बीच। देखिए इसका पहचान है कि इसका समास विग्रह में आ जाएगा योजक चिन्ह। इधर देखिए सामने देखिए, लुक अहेड। योजक चिन्ह, दो शब्द के बीच में ये जो लकीर बीच में फड़ा होता है इसी माइनस के तरह, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है? यहां देखिए ऊपर दो शब्द के बीच में ये लकीर फड़ा हुआ रहेगा जिसको क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। तो जिस शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहेगा उसको हम द्वंद्व समास मान लेंगे। ठीक है? जैसे यहां देखिए पाप पुण्य, इस तरीका से रहेगा। हम क्या देख रहे हैं? पाप पुण्य के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है ना? लगा हुआ है योजक चिन्ह कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ। चलिए धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, इसमें भी लगा हुआ है। जीवन मरण। ठीक है? चलिए जीवन और मरण। माता पिता, यानी ये सब जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना ये अधूरा है, ये दोनों होगा। यदि कोई भी मनुष्य चाहेगा अपने जीवन में सिर्फ मैं पाप पुण्य करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप मुझे नहीं छुएगा, तो वो नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं है। जीवन की ये सार्थकता है कि दोनों ही होगा, पाप भी होगा आपसे, पुण्य भी होगा। यदि आप धर्म कर रहे हैं तो अधर्म भी आपसे होगा। तो ये जो है ये एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए बीच में योजक चिन्ह आ गया है। और जहां भी हम योजक चिन्ह देखेंगे इसका विग्रह के समय में हमको क्या लगाना है? और लगाना है। ठीक है? देख लीजिए क्या सब लगा सकते हैं। जहां भी योजक चिन्ह रहेगा तो आप विग्रह में और लगा सकते हैं। ठीक है? वो लगा सकते हैं। ठीक है? तथा लगा सकते हैं। समझ में आया? जहां भी योजक चिन्ह देखेंगे तो और, वो, तथा, ये तीनों में कोई भी लगा सकते हैं। तो पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। ठीक है? चलिए पाप और पुण्य। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, या तथा एक में जोड़ दीजिए, धर्म तथा अधर्म। जीवन मरण क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए। हाँ, जीवन और मरण। ठीक। चलिए नेक्स्ट, माता पिता क्या होगा? देखिए कभी कभार क्या होगा कि इसको योजक चिन्ह को छिपा दिया जाता है, माता पिता कर देता है, तो आप उस समय आपको नहीं घबराना है कि योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है। इसीलिए आपको हम बता दिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। एक दूसरे के बगैर अधूरा रहेगा, पूरक रहेगा। यानी माता पिता, बच्चे को जन्म देने के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है?
तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक हो गया। जीवन मरण, यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया है या कोई जीव जन्म लिया है तो वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये जीवन की सत्यता है, सत्य है, ये अवश्य होगी। तो जीवन मरण क्या है, जीवन का सत्य है ना। तो जहां इसका योजक चिन्ह यदि छिपा हुआ भी रहेगा तब भी आपको और लगा देना है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, माता और पिता। समझ गए ना। चलिए, ये हो गया द्वंद्व समास। अब हम लोग जाएंगे द्विगु समास। लिखिए, फटाफट लिखिए इसको। हो गया, हुआ, ठीक। अब जाएंगे द्विगु समास, चौथा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक भी डॉट नहीं रहेगा। ये द्विगु समास। लाइन बनाइए इस तरीका से। जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे एक सेकंड रुक जाइएगा। इससे पहले जो पढ़ाए थे द्वंद्व समास है ना, जिस समास में क्या लिखाए थे, जिस समास में, आगे बोलिए, पढ़िए एक बार क्या लिखाए थे। हाँ, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती, लिखाए थे ना। यानी यदि कहा जाए कि कौन सा समास में दोनों पद की प्रधानता होती है तो द्वंद्व समास में, ठीक है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा उसमें योजक चिन्ह लगा रहे उसको द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें आ जाइए द्विगु में। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद मतलब पहला पद है ना, संख्यावाची मतलब संख्या, संख्या किसको कहते हैं, 1 to 100, ये क्या है, संख्या है, ठीक है। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो यानी पहला पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास कहते हैं। लिखिए फटाफट। हो गया। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। अब देखिए, पहला पद संख्या तो हो गया, पहचान लेंगे संख्या, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान के चलिए पंचवटी लिखा हुआ है, पंचवटी। तो पंच का अर्थ होता है 5, पंच का अर्थ 5, वटी, वट मतलब हो गया बगीचा, वट मतलब बगीचा। 5 के जगह 6 बगीचा भी हो सकता है ना, 4 बगीचा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से जो है, यदि हम कहेंगे किस पद की प्रधानता होती है तो वट का प्रधानता हो रही है, तो इसके आगे लगा दीजिए कि द्विगु समास कहते हैं तथा इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। किस पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद। द्विगु समास में किस पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब लिखिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण, त्रि का अर्थ होता है 3, इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद लिखिएगा, लिखने के लिए समय मिलेगा। त्रिकोण, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का तो सबको पता है कोण, तो त्रिकोण का मतलब हो गया 3 कोण। त्रिकोण का मतलब 3 कोण, ठीक है। तो यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, 3 कोणों का समाहार, यानी समाहार मतलब होता है मिलाप, मेल मिलाप, 3 कोण मिला हुआ है, ठीक है।
तीन कोनों का समाहार। चलिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज इसका अर्थ क्या हो गया? हाँ देखिए, चतुर्भुज, तो चतुर मतलब होता है चार, भुज मतलब भुजा, तो चार भुजा। चतुर मतलब चार पहला पद संख्या हो रहा है। त्रिकोण, त्रि मतलब तीन पहला पद संख्या हो रहा है। यदि हमको उत्तर पद ये नहीं भी याद रहेगा तो ये सिर्फ देख लेंगे पहला पद संख्या है तो द्विगु समास, इसीलिए सबसे पहले ये लिखा दिए हैं। तो चार भुजाओं का समाहार है ना, चार भुजाओं का समाहार। चौराहा क्या हो जाएगा? बोलिए चौराहा, कौन समास हो जाएगा? चौराहा। चौ का अर्थ होता है चार, चौ का अर्थ चार, राह, राह मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो चौराहा मतलब हो गया चार रास्ता, चार रास्ता, तो चार राहों का समाहार, द्विगु समास, ठीक है। सॉरी, अठन्नी, अठन्नी क्या हो जाएगा? अठन्नी, अठ मतलब आठ, अठ मतलब आठ, अन्नी मतलब आना, पहले जमाने में आना चलता था, अठन्नी मतलब हो गया आठ आनाओं का समाहार, ठीक है। चौवन्नी मतलब चार आना, चौवन्नी मतलब चार आना, तो चार आनों का समाहार, ठीक है। उसी प्रकार यदि कहेगा छमाही, क्या कहेगा? छमाही। पहले जो है दो बार परीक्षा होती थी, छमाही और बड़माही। बड़माही को कहा जाता था वार्षिक, छमाही को कहा जाता था अर्धवार्षिक, आधा वर्ष में होता है छमाही, 6 महीना में, ठीक है। तो छमाही यदि कहेगा तो 6 माहों का समाहार है ना। तिमाही में ध्यान दो, पहले समझो, तिमाही मतलब 3 माहों का समाहार, ठीक है। नौमाही मतलब 9 माहों का समाहार, ठीक है। चलिए अब बताओ, त्रिभुज क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का समाहार, समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक दो और लिख दीजिए, अठन्नी चौवन्नी लिख दीजिए, याद रहेगा। अठन्नी 8 आनों का समाहार, समझ गए तो बहुत सुंदर है। 8 आनों का समाहार, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? लिख लीजिए। लो, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, कर देते हैं। नहीं छोटे हैं, एक तो बहुबरी थोड़ा सा लंबा है, कर देते हैं। हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बहुव्रीहि समास। लिखिए, हेडलाइन बनाइए आप लोग, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, हेडलाइन बनाइए सब। हो गया, बहुव्रीहि। एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद, कौन कौन? ठीक, पूर्व पद, उत्तर पद। इससे पहले जो हम इतना समास पढ़े हैं, हर किसी में लगभग उत्तर पद की प्रधानता हुई है ना। सभी में किसकी प्रधानता हुई है? उत्तर पद। लेकिन एक बहुव्रीहि समास ऐसा है, ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि समास ऐसा है कि जिसमें दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होगी, है ना। तत्पुरुष समास पढ़े थे, उत्तर पद की प्रधानता हुई थी। कर्मधारय पढ़े, उसमें भी उत्तर पद की प्रधानता हुई, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व पढ़े, तीसरा द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता हुई, माता पिता, हाथ पैर, है ना, दोनों पद की प्रधानता हुई थी। उसके बाद द्विगु पढ़े थे, द्विगु में भी किसकी प्रधानता हुई थी? उत्तर पद की, है ना। इसके बाद 5वां पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि, जिसमें कि किसी की प्रधानता ना हो रही है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, है ना। अब कहोगे दोनों पद में किसी की प्रधानता नहीं हो रही, किसकी प्रधानता हो रही है? तो बाहर से कोई तीसरा टपक गया है, बाहर से कोई तीसरा टपक गया, ठीक है।
चलिए, तो बहुव्रीहि, तो जिस समास में दोनों पदों में से किसी की प्रधानता न होकर बाहर से कोई तीसरा पद आ जाए तो उसी को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब लिखिए, जिस समास में दोनों पद का नाम दर्शा दें, जिस समास में, चलिए दर्शाते हैं, पूर्व पद, पोस्ट में कर दीजिए, पूर्व पद तथा उत्तर पद, है ना, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पदों में से किसी पद की प्रधानता न होकर बाहर से कोई तीसरा पद आ जाए, कोई तीसरा पद आ जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल हो गया जैसे इसका, वीणा पानी, वीणा पानी, देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब वीणा पानी, पानी गलत है, देखिए पानी। अब बहुत बच्चे का मन में सोच रहे होंगे पानी ऐसे होता है ना, सही बात ऐसे होता है, तो ये पानी का अर्थ हो गया पीने वाला जल, पीने वाला जल। ये पा करनो हर्षी कर जो है, ये दंत नो, ये पानी का अर्थ होता है हाथ, क्या होता है? हाथ। तो वीणा पानी, पानी है वीणा में जिसके, है ना, सॉरी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, किसका हाथ में वीणा रहता है? सरस्वती माता का ना, तो इसका विग्रह हो जाएगा वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। देखिए एक मिनट, वीणा है पानी में जिसके, ठीक है, देख लीजिए, वीणा है पानी में जिसके, ये वीणा ये पानी, अब दोनों में से किसी की प्रधानता न आकर तीसरा में आ गया सरस्वती, कोष्ठ में क्या आ गया? सरस्वती। तो ना तो इसकी प्रधानता हुई है ना इसकी प्रधानता हो गई, तीसरा पद आया ना सरस्वती, इसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास, यानी जिसमें अर्थात लिया जाए, जिसमें क्या लिया जाए? अर्थात। उसमें जो पढ़ाए थे राजकन्या, राजा की कन्या बराबर राजकन्या हुआ था ना, लेकिन इसमें वीणा है पानी बराबर वीणा पानी हुआ नहीं ना, हुआ, अर्थात में आ गया सरस्वती, तीसरा पद आ गया ना। चलिए लिखिए फटाफट, हो गया? वीणा पानी को सही से लिखिएगा, नहीं तो अर्थ गलत हो जाएगा, फिर सेंस गलत हो जाएगा, और अर्थ भी होता है अनर्थ भी होता है। वीणा है पानी में जिसके, यानी जिसके हाथ में वीणा है, सरस्वती। हो गया? चलिए ऊपर मिटा दे। नेक्स्ट लिखिए, लंबोदर, लंबोदर, क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसके, ठीक। उदर का अर्थ क्या होता है? नहीं, उदर का अर्थ होता है पेट, उदर का अर्थ पेट, है ना। लंबा है उदर जिसके, अर्थात लंबोदर। किसका पेट लंबा है? गणेश भगवान का ना, तो गणेश भगवान का लंबा है। अब देखिए, लंबा है उधर जिसके, लंबोदर यहाँ नहीं ना रहा है, अर्थात में क्या आ रहा है? गणेश, तीसरा चीज आ गया ना बहुव्रीहि समास में,
तो सीधा सीधा इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें अर्थात लिया जाए उसका उस बहुब्रीहि समास मान लेते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए एक जगह इसको देख लीजिए, नीलकंठ, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम दो तरीका से अभी कर रहे हैं। नीलकंठ पहले पढ़ाए थे, नीला है जो कंठ पढ़ाए थे ना अभी कर्मधारय में, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। फिर नीला है जो कंठ, एक ये हो गया विग्रह, उसके बाद हो गया नीला है कंठ जिसके, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। नीला है कंठ जिसके, दोनों में हम क्या अंतर देख रहे हैं, जिसमें है जो लगा हुआ है इसको हम मान लेंगे कर्मधारय समास। क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, कर्मधारय ट्रिक बताया था ना, है जो आएगा या फिर के समान आएगा। तो जहां भी हम विग्रह में देखते हैं नीला है जो कंठ है जो आया तो कर्मधारय समास, यदि इस तरीका दिया रहेगा नीला है कंठ जिसके, लास्ट में यदि जिसके लगा हुआ है ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास नीलकंठ। तो हम नीलकंठ को कर्मधारय भी मान सकते हैं, बहुब्रीहि भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो है कर्मधारय मान लीजिए, क्योंकि यदि पहले ये कर्मधारय आ गया तो बहुब्रीहि बना सकते हैं कंठ जिसके कर करके, लेकिन जब कर्मधारय है तो कर्मधारय है। कहने का मतलब हमको कहीं मान लीजिए विद्यालय जाना है, यदि हमको सीधा रास्ता से जाने में आसान होता तो हम टेढ़ा रास्ता क्यों जाए, जाना हमको विद्यालय ही जाना है, जब सीधा रास्ता से हम पहुंच जाए 2 मिनट में पहुंच जाए तो हम 10 मिनट दूरी लगाकर जाएंगे चक्कर काटकर, नहीं ना जाएंगे। तो इसको बेटर रहेगा आप लोग कर्मधारय ही मानिए, बनाने के लिए बहुब्रीहि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि कोई कहेगा बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि है तो ये इसका विग्रह हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया ना। यदि इस तरीका से लिख रहे हैं तो ये हो गया, कौन समास हो गया, बहुब्रीहि हो गया, बहुब्रीहि समास, ठीक है। हो गया। अच्छा इधर देखिए क्या लिखे हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको कहेंगे, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शेखर पर जिसके, अब किसका माथा में चांद है, महादेव का ना, तो चंद्रशेखर में अर्थात क्या आ गया, महादेव। तो चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास, ध्यान दीजिए, चंद्र मतलब हो गया चांद, चंद्र मतलब चांद, शेखर मतलब हो गया सिर, शेखर मतलब सिर, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो क्या कहलाएगा, चंद्रशेखर कहलाएगा। लेकिन ये चंद्रशेखर है कौन, तो महादेव है, अर्थात में महादेव आ गया, तो ये भी हो गया बहुब्रीहि समास। क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। अब यदि कहेगा चतुरानन, क्या कहेगा, चतुरानन, देखिए चतुरानन, इसको यदि हम विग्रह करेंगे तो चतुर जोड़ आनन, चतुर जोड़ आनन, तो चतुर है आनंद जिसके, चतुरानन हो गया, अर्थात में क्या हो जाएगा, चतुरानन क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव, ठीक है। चलिए मिटा दे, इसमें और लिखा दे, समझ गए ना, ठीक। चतुरानन हो गया, चतुर है आनंद जिसके, यदि कहेगा दशानन, दशानन कौन सा समास है, तो क्या कहिएगा, दशानन देख लीजिए, चलिए दशानन, 10 मतलब होता है 10, 10 मतलब 10, आनन मतलब मुख, आनन मतलब मुख यानी ये सिर, ठीक है। तो अब 10 मतलब ये नहीं कह दीजिएगा 10 मतलब 10 हुआ तो संख्यावाची हुआ, ये नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आनंद लगा हुआ ना, 10 आनंद मतलब हो गया 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, ठीक है। तो किस कौन हो जाएगा, अर्थात में रावण, जिसके 10 आनंद है यानी जिसका 10 मुख है उसको 10 आनंद कहा गया, तो अर्थात में आ गया रावण, ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जिस समास में भी अर्थात आ जाए, अर्थात उसी में आएगा जिसमें 2 पद में किसी की प्रधानता ना होगी, है ना, जिसमें अर्थात आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास हो गया।
चलिए अब आ जाइए अवयवी भाव। अवयवी भाव समास। छठा समास। देखिए अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास। ठीक है, जिस समास में पहला पद अवयव हो। हाँ, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहता है। ठीक है, देखिए अवयव देख लीजिए क्या क्या होता है। अवयव, अवयव जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, है ना। अवयव का अर्थ कभी नहीं बदलते, अवयव नहीं बदलते हैं। तो अवयव में आ गया, जैसे हो गया यत्र होता है, ठीक है, तत्र होता है ना, यथा, ठीक है, समझ में आया। यत्र तत्र यदा, ये सब है अवयव। ये सब क्या है, अवयव। दिखाई नहीं देता है। चलिए इतना हो गया ना, मिटा दे इसको। चलिए अवयव को ऊपर लिख देते हैं। अवयवी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब अवयव देख लीजिए क्या क्या होता है। जैसे हो गया यथा, ये अवयव है। प्रति अवयव है, ठीक है। यत्र अवयव है। तत्र, ये सारा शब्द क्या है, अवयव। ऐसे बहुत सारे अवयव होते हैं और अवयव जो है वो नहीं बदलते हैं। अवयव कभी नहीं बदलते हैं। जैसे यथा हो गया, तो यथा मतलब होता है जैसे। यथा शक्ति तथा भक्ति, सुने हो, यथा शक्ति तथा भक्ति। यथा मतलब हुआ जैसे, जैसे शक्ति वैसे भक्ति, ठीक है। तो यथा मतलब हो गया जैसे। प्रति मतलब होता है हर एक या एक। यत्र मतलब होता है यहाँ। तत्र मतलब होता है वहां। यदि यहाँ है तो यही है, यहाँ छोड़कर वहां नहीं हो सकता है ना। ये सब अवयव है, अवयव कभी नहीं बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव, ठीक है। अब जैसे अवयव समझ गया ना, ये कभी नहीं बदलते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे आपको कह दे प्रतिदिन, प्रतिदिन। अभी हम बताए हैं कि प्रति अवयव है। प्रति क्या है, अवयव है, ठीक है। तो प्रतिदिन का यदि हम विग्रह करेंगे हो जाएगा दिनों दिन, दिनों दिन, या प्रतिदिन, या प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन। देखिए ये बदला है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक लिखा, प्रत्येक यानी हर एक। तो प्रतिदिन का विग्रह हो गया दिनों दिन। प्रति अवयव है, ये नहीं बदलेगा, अवयवी भाव समास, ठीक है। अब देखिए बेकाम, बेकाम, इसमें भी बे अवयव है। बे क्या है, अवयव है। बे का अर्थ होता है के बिना, के बिना अर्थ होता है। तो बेकाम का अर्थ हो गया बिना काम के, बिना काम का। बेकाम किसको कहेंगे, जो कोई काम नहीं करेगा उसी को कहेंगे ना बेकाम। तो बिना काम के नहीं, कोई काम एक ना है, इससे कोई फायदे नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है, बेकाम। उसी प्रकार हो जाएगा अजन्मा, अजन्मा। और मतलब भी होता है नहीं, और मतलब नहीं, ये भी अवयव है। और का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अजन्मा, तो क्या हो जाएगा, जन्म मतलब जन्म, और मतलब नहीं, यानी जन्म नहीं, जन्म नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना जन्म के, बिना जन्म के। ये पढ़ाए हुए भी थे, अनेक शब्द के बदले में एक शब्द। जिसकी जन्म, जो जिसका जन्म नहीं हुआ वह जन्मा, पढ़ाए थे ना। जिसका जन्म नहीं हुआ है वह जन्मा, तो बिना जन्म के हो गया और जन्मा। और क्या है, अवयव है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
कि नहीं आ रहा है? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलिए यथाशक्ति, ये भी लिख दीजिए, समझाएं तो लिख दीजिए यथाशक्ति। तो क्या यथा मतलब क्या बताए अभी? यथा मतलब क्या बताए थे? जैसे। यथा मतलब जैसे, तो यथाशक्ति जैसे शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार जैसे शक्ति है वैसे कीजिए, ठीक है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे शक्ति वैसे भक्ति। हो गया? समझ जाइएगा कि नहीं? जैसे हो जाएगा भरपेट, भरपेट क्या हो जाएगा? देखिए भरपेट, ये भी जो है अवयव है भर। भरपेट मतलब क्या हो गया? पेट भरा हुआ, पेट भरा हुआ, ठीक है। देखिए फटाफट, हो गया? चलिए देखिए, प्रतिदिन लिखाए थे ना, दिनों दिन। यदि प्रतिदिन के जगह पर प्रतिमास कर दिया जाए, प्रतिदिन के जगह प्रतिमास कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा? प्रत्येक मास, ठीक, वेरी गुड। देखिए प्रतिदिन के जगह यदि प्रतिमास कर दिया जाए तो प्रति मतलब हो गया प्रत्येक, यानी हर एक, प्रत्येक, ठीक है। मास, माह का समास मतलब होता है महीना, मास मतलब महीना, तो प्रतिमास मतलब हो गया प्रत्येक महीना, प्रत्येक महीना, ठीक है, समझ गया ना? चलिए अब आप लोग का जो है ये समास लेसन इंड हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई जितना पढ़ाए हुए हैं सारा जो है वो सिलेबस से ही है, और इसमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसमें लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मेरा आएगा, नेक्स्ट व्याकरण का अगले चैप्टर का। धन्यवाद। हो गया? चलिए आप लोग को पहले भी हम समास पढ़ा चुके हैं, लॉन्ग में, विस्तृत में पूरा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं उसको एक झलक पढ़ा देती हूँ एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है। अगर कोई क्लास मिस कर दिए होंगे या फिर किसी को लग गया होगा कोई डाउट है या फिर चाहे रीजन जो भी हो, उनको एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें जो है यदि किसी को कोई प्रकार की डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग एक झलक चलेंगे समास पहचानने का ट्रिक, ठीक है। समास पहचानने का ट्रिक, ध्यान से देखिए। ट्रिक मतलब होता है तरीका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समास पहचानने का ट्रिक। तो एक तरफ आप लोग समास कर दीजिए, समास करना है, दूसरी तरफ कर दीजिए तरीका यानी ट्रिक, ठीक है। एक तरफ हमको क्या करना है कि समास का नाम लिखना है। सबसे पहले होता है तत्पुरुष समास। देखिए अगर कोई क्लास मिस किए होंगे तो उसका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला होता है तत्पुरुष समास, पहले हम समास का नाम लिखेंगे। दूसरा होता है कर्मधारय समास, ठीक है।
कर्मधारय समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है बहुव्रीहि समास। छठा होता है अवयवी भाव समास। ठीक है, तो ये समास 6 होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास। अब हम इसका जो है ट्रिक में आ जाएंगे, देख लीजिए। तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है कारक चिन्ह। ठीक है, तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या होता है? कारक चिन्ह। जिस समास में हम लोग, ध्यान दीजिए, जिस समास में हम लोग कारक का कोई भी चिन्ह देख लेंगे, है ना, जिस समास का विग्रह करते समय कारक का कोई भी चिन्ह देखेंगे उसको क्या कह देंगे? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है कारक चिन्ह, इसका विग्रह में रहेगा। अब आ गया कर्मधारय। तो कर्मधारय समास का ट्रिक होता है जिस समास का विग्रह में, जिस समास का विग्रह में आएगा है जो या के समान, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, द्वंद्व समास में आ जाइए। द्वंद्व समास, जिस समास में योजक चिन्ह आ जाएगा, देखिए, जिस समास में योजक चिन्ह आ जाएगा इस प्रकार से उसको हम लोग कह देंगे द्वंद्व समास। अब द्विगु में आ जाइए। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्या हो, क्या हो? पूर्व पद संख्या हो, ठीक है, उसको हम लोग कह देंगे द्विगु समास। अब आ जाइए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखिए, दोनों पद ना होकर तीसरा पद आए, क्या आए? तीसरा पद, नहीं बाहर से कोई तीसरा पद आए, कहने का मतलब अर्थात लिया जाए, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अवयवी भाव में अवयव, जिसमें पहला पद आ जाएगा अवयव, जैसे यथा, कदा मतलब कब होता है, तदा मतलब तब होता है। ठीक है, प्रति मतलब प्रत्येक, उस प्रकार से ये सारा क्या हो गया? अवयव हो गया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है कि जब जिस समास में कारक चिन्ह आ जाएगा तत्पुरुष समास मान लेंगे, और जिस समास में है जो या के समान आएगा कर्मधारय समास मान लेंगे। जिस समास में योजक चिन्ह आएगा तो वो द्वंद्व समास मानेंगे। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद संख्या हो, उसको द्विगु समास मानेंगे। और जिस समास में दोनों पद ना होकर तीसरा पद आएगा, यानी कहने का मतलब जिस समास में अर्थात लिया जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और जिस समास में पहला पद अवयव होगा, जैसे यथा, कदा, तदा, प्रति, ये सब आएगा तो वो हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, या अवयव में ये भी कह दीजिए कि पहला और यदि आएगा तो वो भी अवयव हो गया, बे आएगा तो वो भी अवयव हो गया, ये सारा अवयव है। चलिए, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ट्रिक बस याद रखिएगा, चुटकी में जो आप लोग समास का विग्रह पहचान जाइएगा, चुटकी में बस ये ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।